आवाज़ क्लियर है सबको मेरी? जी सर। अच्छा, मुझे कल से लेके आज तक कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। स्टूडेंट्स को जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो जेंगो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन उनका जेंगो चल नहीं रहा होता कि वो मैसेज दे रहा होता है कुड नॉट इम्पोर्ट जेंगो, जबकि वो इंस्टॉल कर चुके होते हैं। तो उसके दो तीन तरीके हैं, ठीक है। बट अभी जो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ और आसान तरीका बताता हूँ वो ये है कि आप लोग क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाके इसको स्टॉप कर दो। अगर आप लोगों के पास एरर आ रहा हो कुड नॉट इम्पोर्ट जेंगो, तो आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो पिप इंस्टॉल दी जेंगो। लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल करने से फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टॉल करने से फ़र्क पड़ेगा कि ये मेरी मेन डायरेक्टरी, जहाँ के पाइथन के बिल्टन या जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जिसमें उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, ये वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर देगा इसको। तो इससे होगा क्या कि अगर आपने किसी और प्रोजेक्ट में कोई और से जेंगो को वर्जन इंस्टॉल करा हुआ है, वो उसको अपडेट कर देगा, तो फिर आपको मसला आ सकता है। तो आपने करना क्या है, जब आप अपनी प्रोजेक्ट यहाँ पे खोल लें, ओपन कर लें, जब आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लें तो यहाँ देखें राइट साइड पे सेटिंग्स बनी हुई है, सही है। आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट का नाम, आपको ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट के आगे प्रोजेक्ट का नाम, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, पाइथन इंटरप्रेटर और पाइथन स्ट्रक्चर। तो अभी हमें स्ट्रक्चर का, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का हमें कोई काम नहीं है, हमें पाइथन इंटरप्रेटर कनेक्ट करना है, ठीक है। हम पाइथन इंटरप्रेटर पे जाएंगे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग ये देख रहे हैं रूट लिखा हुआ है, यूज़र सैयद ऐप डेटा लोकल प्रोग्रामिंग। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का जो पैकेजेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, इसका बेस इंटरप्रेटर यहाँ पे होता है, यही लोकेशन होती है इसकी। ये यूज़र्स में सैयद की जगह आपके सिस्टम का नाम आ जाएगा, जो भी आपके सिस्टम का नाम होगा, और वहाँ पे जाके ऐप डेटा होगा, लोकल होगा। ऐप डेटा हिडन होता है, तो आप उसको व्यू करवाएंगे तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। लोकल में जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, तो यहाँ जाके आपको पाइथन का पाथ दिखेगा प्रॉपर, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेन इंटरप्रेटर है। लेकिन हमने जब एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है तो हम वो यूज़ करेंगे, सही है। हम क्या करेंगे, नया वर्चुअल इन्वायरमेंट जो हमने बनाया है हम उसका इंटरप्रेटर यूज़ करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ जाना है ऐड इंटरप्रेटर, ऐड लोकल इंटरप्रेटर, ठीक है। अब ये लोकेशन तो ये बता रहा है। अब न्यू मतलब हम एक नया बना रहे हैं, हम नया नहीं बनाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं हम एग्जिस्टिंग, क्योंकि हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है बस का, सही है ना। उस इन्वायरमेंट में हमने वो पैकेजेस इंस्टॉल करे हुए हैं जो मुझे इस प्रोजेक्ट में चाहिए थे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पे चेक लगा के यहाँ से ब्राउज करना है। तो यहाँ आप कहाँ जाएंगे, आपका फोल्डर कौन सा था, शॉर्ट कोर्स 9, ठीक है ना, जो आपने प्रोजेक्ट का बनाया था उसमें गए। उसमें आपका इन्वायरमेंट का जो फोल्डर है वो ओपन करेंगे, और इन्वायरमेंट के अंदर स्क्रिप्ट्स का जो फोल्डर है वो आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पाइथन डॉट ई एक्स लिखा होगा, ये रहा पाइथन डॉट ई एक्स। ये मेरा बेसिकली राइट नाउ करंट इंटरप्रेटर है जिसमें मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करके अप्लाई करूँगा, मतलब ओके करके अप्लाई कर दूंगा, तो इस इन्वायरमेंट में इस में जितने पैकेज इंस्टॉल होंगे वो मेरे पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये मेरे पास एरर नहीं आएगा जो आप लोगों के पास अभी आ रहा है करंटली। तो जैसे ही मैं इसको पाइथन डॉट ई एक्स पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से भी ओके करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास वो पैकेजेस शो हो जाएंगे जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थे, यही इंस्टॉल थे मेरे पास, जेंगो पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें थी। बाकी जो मैंने किए हुए थे कौन से किए थे, जेंगो किया हुआ था, एसक्यूएल पार्स किया, टाइपिंग टीजेड डेटा, ये सारे पैकेजेस मेरे पास आ गए। इसको मैं अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ, तो अभी थोड़ी सी लोडिंग होगी। अब क्या होगा, अब मेरा एक्चुअल इंटरप्रेटर कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं टर्मिनल में जाके इसको बंद करके दोबारा टर्मिनल खोलता हूँ, तो आप देखें ई एन वी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरा अभी करंटली वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट है और अब मैं यहाँ से सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये मेरे करंट इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें इंस्टॉल हो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पिप फ्रीज, तो ये देखें मुझे बता रहा है इस इन्वायरमेंट में मेरे पास कितने पैकेज इंस्टॉल हैं जो मैंने भी किए हुए हैं। तो आप लोग जो राइट नाउ सिस्टम के पास बैठे हैं ज़रा ये प्रैक्टिस करके देखें, उनके पास वाला एरर सॉर्ट हो गया जो उनको आ रहा था, कुड नॉट इम्पोर्ट जेंगो आफ्टर डूइंग दिस वर्क।
सर आपने इसमें कहा था कि इसमें इंस्टॉल कर लें कहीं पे जेंगो, तो वो मैंने तो डायरेक्ट इंस्टॉल कर लिया था, तो डायरेक्ट फिर अब इंस्टॉल मैं क्या करूँ? डायरेक्ट इंस्टॉल करें ना, आप भी यही प्रैक्टिस कर लें जो मैंने अभी करा ना, सबके सब यही प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट ठीक इंस्टॉल है, वो होने से, प्रैक्टिस कर लेती हूँ, हाँ लेकिन अब जो मैंने लेटेस्ट इंस्टॉल कर लिया है वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो उसका कोई इशू तो नहीं है? नहीं, उसको कैसे अनइंस्टॉल? वो उसका कोई इशू नहीं, ठीक उसका है। कोई इशू नहीं है। और अगर कोई आपके पुराने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, आप समझते हैं आपने जेंगो इससे पहले बनाए हुए कोई जेंगो प्रोजेक्ट, नहीं, नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। तो फिर फर्क ही कहीं नहीं पड़ेगा, तो उसको आप छोड़ दें, वो आपका मेन डायरेक्टरी में सेट हो गया। ये वाला जो होगा ये आपकी स्पेसिफिक इस इन्वायरमेंट के अंदर वाला पैकेज होगा। ठीक है, मतलब फर्दर अगर कोई प्रोजेक्ट्स बनाएँ, तो हम उसमें जेंगो को अपने अकॉर्डिंगली वो जैसे जो है सबसे पहले वो प्रैक्टिस आपने यही करनी है, वहाँ उसका एनवायरनमेंट बनाना है। पैकेज इंस्टॉल करके जब यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, और जाते ही सबसे पहले प्रोजेक्ट में अपना इंटरप्रेटर सिलेक्ट कर देना है, ऐड लोकल करना है, और जिस फोल्डर में आपने इन्वायरमेंट का फोल्डर बनाया उस इन्वायरमेंट के फोल्डर में जाएं, स्क्रिप्ट्स के अंदर जाएं, पाइथन डॉट ई एक्स जो होगा वो सिलेक्ट करके ओके करके अप्लाई कर दें, ताकि आपका करंट इन्वायरमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा आपके पाई चार्ट पे। तो फिर अब आप उसमें जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे वो भी आ जाएंगे, और जो उसके बाद करेंगे आप पैकेज इंस्टॉल वो भी इसी इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल होंगे, कहीं और इंस्टॉल नहीं होंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। किसी ने करी अभी प्रैक्टिस वाली गाइस? नहीं शुएब भाई, ये हमने एक तो साथ सर जी हमने तो यहाँ पर सीधा पिप टर्मिनल में लेकर पिप इंस्टॉल डेंगो। वो तो हो जाएगा जैको, लेकिन आपका ये वाला इन्वायरमेंट फिर एक्टिवेट नहीं होगा। ये वाला इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए आपको यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया। सर हो गए जैसे आप बताए। हो गया ना? पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ठीक है, ये चलाऊंगा। अब मेरे पास मुझे बता भी रहा है ये जेंगो का कौन सा वर्जन चल रहा है, 5.0.6, जो कि मैंने इंस्टॉल करा था। देखें यहाँ पे भी दे रहा है मेरे पास 5.0.6। तो अब मेरा करंटली इन्वायरमेंट चल रहा है, अब इसमें मैं कोई भी पैक इंस्टॉल करूँगा वो चीज़ चलेगी मेरे पास। ठीक है, और अगर मैं इसको ब्राउज़र पे खोलता हूँ तो ये ब्राउज़र पे भी चलेगा, और यहाँ पे 5.0 आ रहा है और मेरा जेंको सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, जिसको वो इशू आएगा तो इस तरीके से वो चीज़ें कर ले। वैसे ये सभी कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप उसी इन्वायरमेंट के अंदर रह के काम करें। ठीक है, मेक श्योर के सब के सब ये काम करें। अच्छा, ये चीज़ हो गई, हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, हमने एप्लीकेशन बना ली, हमने अपना इन्वायरमेंट भी सेट कर लिया, सारी चीज़ हमने सेट कर ली। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें करना क्या। सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं अपने टेम्पलेट्स का फोल्डर और स्टैटिक फाइल का फोल्डर। ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो अभी देख लेते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है वो, सब आसान काम है, बस एक बार आप लोग समझ लें। आपने करना क्या है, आपका जो मेन राउट है, कौन सा वाला मेन राउट, ये वाला जो आपके प्रोजेक्ट का नाम वाला फोल्डर है, HTMS। ठीक है, एक तो वो है जिसमें सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल है, वो एक समझे उस प्रोजेक्ट की मेन एप्लीकेशन है, सही है, HTMS वाली। लेकिन जो आपके मेन प्रोजेक्ट है वो HTMS के नाम से ही है, सही है। इसी के अंदर आपकी एप्लीकेशन आ रही हैं, अकाउंट्स के नाम से, HTMS के नाम से, और जितनी एप्लीकेशन बनाऊंगा वो सब इसमें आएंगी, और मैनेज डॉट पाई की फाइल भी इसमें ही आएगी, सही है। मैं इस फोल्डर पे बता क्या, मैं इस फोल्डर पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ, और यहाँ बोल रहा हूँ डायरेक्टरी, क्योंकि मैं डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने डायरेक्टरी लिखा, और डायरेक्टरी का नाम होगा मेरा टेम्पलेट्स, TEMPLATES, टेम्पलेट्स, TEMPLATES, टेम्पलेट्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, इसी तरह दोबारा इस पर राइट क्लिक करा, न्यू करा, एक और डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक। ठीक है, तो ये मैंने दो फोल्डर बना दिए, एक टेम्पलेट्स का, एक स्टैटिक का। ठीक है, दोनों एम्प्टी हैं, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सही है। एक तो सबसे पहले ये होगा कि हमने ये दो फोल्डर बना लें, स्पेलिंग का ख्याल रख लिया, स्पेलिंग सही हो। मेक श्योर कि जब आप वहाँ ऐड करवा रहे हो कि ये मेरा टेम्पलेट्स का फोल्डर है, ये मेरे स्टैटिक का फोल्डर है, तो क्रॉस चेक कर लिएगा स्पेलिंग। अगर फोल्डर की स्पेलिंग चेंज होगी और आप वहाँ चेंज डाल लोगे तो फिर उसको नहीं मिलेगा, वो फिर आगे चल के आपको एरर दे देगा। ठीक है, अब आ जाए वापसी अपनी एप्लीकेशंस में।
HTML जो आपकी मेन एप्लीकेशन है जिसमें settings.py की फाइल पड़ी हुई है, उसमें चले जाएं। उसमें आपके पास यहाँ आ रहा होगा एक टेम्पलेट्स का फोल्डर, ये रहा टेम्पलेट्स का फोल्डर बोलो, टेम्पलेट्स की लिस्ट आ रही है आपके पास, सही है। अब इसकी जो DIRS है, DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी, कि इस टेम्पलेट फोल्डर की मेन डायरेक्टरी क्या है जिसमें मेरे टेम्पलेट्स पड़े हुए होंगे, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे OS डॉट, ठीक है, बेस OS इंपोर्ट हुआ, पहले ये चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ इंपोर्ट नहीं होगा, सही है। तो यहाँ हम कर लेते हैं इंपोर्ट। अच्छा, कोई भी चीज़ हमें इंपोर्ट करनी होती है तो वही इंपोर्ट लिखते हैं और उसके आगे उसका नाम लिख देते हैं जो भी हमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट OS, OS एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, इसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, सिर्फ इसको इंपोर्ट करना होता है। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है या किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो आपने जस्ट इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट OS, OS की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपकी फंक्शनलिटी अवेलेबल कर देता है आपके इस प्रोजेक्ट में। अब मुझे क्या करना है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए मुझे पाथ फाइंड करना है और पाथ सेट करवाना है कि इस पाथ में मेरे टेम्पलेट्स हैं, इस पाथ में मेरी स्टैटिक की फाइल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, और देखें यहाँ पे एक लिखा हुआ बेस डायरेक्टरी, देख रहे हैं आप लोग। बेस डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है जो आपके प्रोजेक्ट की होती है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, आपको बताऊँ कि आपके प्रोजेक्ट की बेस डायरेक्टरी क्या होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सी में गया मैं और यहाँ पे मैं चले गया शॉर्ट कोर्स 9 में, और ये एस टी एम एस ये वाली डायरेक्टरी मेरी बेस डायरेक्टरी अभी राइट नाउ, सही है। तो इस बेस डायरेक्टरी के अंदर ही मेरे स्टैटिक का फोल्डर है, इसी बेस डायरेक्टरी के अंदर मेरे टेम्पलेट्स का फोल्डर है, सही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बेस डायरेक्टरी का पाथ इसमें सेव होता है, इस वेरिएबल में सेव हो जाता है, ये पूरा पाथ इसने लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं छेड़ता, ये खुद ही उठाता है, सही है। तो अब मैं कह रहा हूँ मेरी बेस डायरेक्टरी जो है उसके अंदर मेरा एक पाथ है, फोल्डर है जिसको हम कहता हूँ टेम्पलेट, उसको ज्वाइन कर दो मेरी बेस डायरेक्टरी के साथ। इसी तरीके से मेरे स्टैटिक वाले फोल्डर को भी ज्वाइन कर दो मेरी बेस डायरेक्टरी के साथ, ताकि उसको पता हो कि इसी बेस डायरेक्टरी में मेरे पास मेरे टेम्पलेट्स के फोल्डर भी हैं और इसी बेस डायरेक्टरी में मेरे पास मेरे स्टैटिक फाइल्स के भी टेम्पलेट्स हैं, वो फाइल्स हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, OS जो हमने इंपोर्ट करा डॉट बेस डॉट ज्वाइन, ठीक है, ब्रैकेट में देते हैं हम बेस डायरेक्टरी जो कि हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। बेस डायरेक्टरी के बाद मैं यहाँ पे बता दूंगा अपने फोल्डर का नाम, कि मेरी बेस डायरेक्टरी में एक फोल्डर है जिसका नाम है टेम्पलेट्स, वो क्या होगा, वो मेरा टेम्पलेट्स का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, जी सर। ठीक है। अच्छा, इसी लाइन को हम नीचे कॉपी कर लेंगे। अब हमें स्टैटिक का भी सेट करना है, तो अब यहाँ आ जाते हैं स्टैटिक यूआरएल, ठीक है। स्टैटिक यूआरएल में मुझे यहाँ देना पड़ेगा स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डायरेक्टरीज, STATICFILES अंडरस्कोर डायरेक्टरीज, ठीक है, इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद मुझे वो सेम चीज़ चाहिए जो मैंने यहाँ लिखी हुई, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ लाके इसके साथ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ मेरी स्टैटिक के फोल्डर का नाम चेंज है, तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ STATIC। मेक श्योर पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, फोल्डर का नाम अगर लोअर केस में है तो आपने लोअर केस में ही देना है, ठीक है, अपर केस में नहीं देना है। इसको आप सेव करें, सेव करने के बाद एक बार रन करके चेक कर लें क्योंकि आपको कोई एरर दे रहा है, मुझे लग रहा है ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब यहाँ दोबारा इसको रन करके देखते हैं, ये कह रहा है मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट बेस। अच्छा भाई, OS डॉट OS पाथ, ठीक है, इसको ऊपर भी हमें चेंज करना पड़ेगा OS पाथ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, चेक करते हैं आपको एरर दे रहा है। अच्छा, इसकी खुसूसियत यही है कि जब मैं इसको चला रहा हूँ ये उसी टाइम मुझे एरर दे देगा
कि भाई ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो रन होने से पहले ही मुझे पता चल जाएगा कि चीज़ में एरर आएगा। सही है। तो यहाँ हमने चलाया तो हमारे पास ये सक्सेसफुली चल गया। ठीक है, तो मतलब मेरा टेम्पलेट का फोल्डर भी कनेक्ट हो गया और मेरी स्टैटिक फाइल का फोल्डर भी कनेक्ट हो गया मेरे इस प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, अब ये दो चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम क्या करेंगे, एक मैं आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि मैं अपना एक पेज पे अगर डायरेक्टली विदाउट एचटीएमएल पेज ना बना वो मैं डायरेक्टली कोई मैसेज अपने वेब पेज पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो जेंगो किस तरीके से हैंडल करता है, किस तरीके से व्यू करवाता है, उसकी सेटिंग किस तरीके से करनी पड़ती है, अब जरा वो देखते हैं। तो अकाउंट्स में जाता हूँ मैं, अकाउंट्स के व्यूज़ की फाइल में आ गया। ठीक है, किस में आया हूँ, अकाउंट्स में गया, अकाउंट्स की व्यूज़ की फाइल में आ गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अच्छा बाय डिफॉल्ट रेंडर इन्होंने इंपोर्ट करा हुआ है, बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है लाइन ना, फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। रेंडर क्या काम करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे रेंडर से पहले HTTP रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि मैं जो भी चीज़ इसमें लिखूं वो मुझे एक रिस्पॉन्स में वेब पेज पे नजर आए। तो देखें जेंगो का फायदा क्या है, जेंगो ने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है, आपको सिर्फ आपने इंपोर्ट करना है या यूज़ करना है उसको। सही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम जेंगो, मतलब जेंगो जो पैकेज है उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसमें से मैं HTTP चाह रहा हूँ, मतलब जेंगो डॉट एच टी पी में से इंपोर्ट करो किसको, HTTP रिस्पॉन्स को। अब ये देखें क्या क्या चीज़ें मैं इसमें से इंपोर्ट कर सकता हूँ, HTTP 404, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डायरेक्ट, HTTP हेडर। ये सारे काम ही आपको साथ साथ आएंगे, जब आप काम कर रहे होंगे आपको समझ में आएगा मुझे कब कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। नॉर्मली ये सारे पैकेज यूज़ नहीं होते, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ यूज़ करना तो करते हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ें इतनी यूज़ नहीं होती। लेकिन बताने का मकसद ये कि सारी चीज़ें जेंको ने हमें पहले से ही प्रोवाइड की हुई है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको इसका काम करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा भी इसमें कोड क्या हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगा भी अगर मुझे ये काम करना पड़ता तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, तो उसी में ही मेरे एक दो हफ्ते तो उसी में लग जाते खाली इसका कनेक्शन बनाने में। अच्छा, अब क्या करना है, अब वही काम आप लोगों को पता है पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं, कोई मुझे एक फंक्शन बनवा दे जरा यहाँ पे। और डिप फंक्शन का नाम सर लिखिए DEF DEF और सर फंक्शन का फंक्शन नाम का लिखिए। नाम, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स पैरामीटर अगर कोई नहीं देना तो फिर सर खाली ब्रैकेट्स। अच्छा, हम जब भी वेब पे काम करते हैं तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखते हैं। सही है, रिक्वेस्ट खाली एम्प्टी होता है, रिक्वेस्ट वो बेसिकली इसलिए होता है कि जब भी कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, चाहे वो पोस्ट किया है चाहे वो गेट किया है, तो वो रिक्वेस्ट वहाँ पे पैरामीटर होना चाहिए जिसके बेस पे वो आइडेंटिफाई करेगा मेरी रिक्वेस्ट कौन सी है, तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ही कोई ना कोई काम होता है, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट इसमें पैरामीटर डालते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, और अगर ये कहाँ डलता है, ये वहाँ पे डलता है जिसके जरिए आप वेब पेज कॉल करोगे। अगर आप कोई वेब पेज कॉल नहीं कर रहे तो फिर आपको रिक्वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक वेब पेज पे रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, तो यहाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं भले वेब पेज कॉल नहीं कर रहा लेकिन वेब पेज पे रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, तो जब भी मैं कोई रिस्पॉन्स भेजूंगा तो मुझे रिक्वेस्ट वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट से मुराद एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, ब्रैकेट लगाया, अब रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ, हेलो स्टूडेंट्स और आई। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन बना, फंक्शन का मेरा नाम क्या है, इंडेक्स, तो ये फंक्शन मुझे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स आपको वेब पे नजर आएगा, HTTP रिस्पॉन्स आपको वेब पे नजर आएगा, वेब से मुराद ब्राउजर पे नजर आएगा, यहाँ नजर नहीं आएगा। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट में आउटपुट देख लेते हैं हमें टर्मिनल पे नजर आता है, तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये आपको वेब पेजेस पे दिखेंगे। तो HTTP रिस्पॉन्स की ये फंक्शनलिटी है कि मैं उसमें कोई भी चीज़ लिख के भेजूंगा वो मुझे मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा वो, मुझे मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अब अच्छा आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो करने हैं, कर क्या रहा हूँ, पहले कौन सा काम करा उसके बाद कौन सा काम करा, ताकि आप लोगों को फ्लो का पता हो कि भाई अच्छा मैंने फंक्शन तो क्रिएट कर दिया, मुझे फंक्शन के बाद करना क्या है। अच्छा, अब देखें
सबसे पहला काम था मैंने एक व्यू क्रिएट कर दिया, मैंने तो सही है व्यू बना दिया, व्यू में एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने इंडेक्स, और उसने जो पेज पे मुझे डिस्प्ले करना मैंने वो भी लिख के दे दिया इसको। बट मेरे जेंगो प्रोजेक्ट को पता कैसे चलेगा कि मुझे इंडेक्स पे ये वाला आउटपुट दिखाना है, कैसे पता चलेगा? ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसका भी कोई लिंक ही नहीं करा मैंने कि कोई पता चले, क्योंकि आपको याद है सेटिंग्स डॉट पाई में एक रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन है, यूआरएल पे मेरे सारे फंक्शन हिट होते हैं। तो ये रूट यूआरएल आके ढूंढेगा कौन सा वाला, एचटीएमएस की एप्लीकेशन के अंदर यूआरएलएस की फाइल है, तो एचटीएमएस की एप्लीकेशन के अंदर यूआरएलएस की फाइल है, इसको आके ढूंढेगा। अब इसमें कहीं मैंने एडमिन के साथ वाला फंक्शन तो कॉल ही नहीं करा, इंडेक्स वाला, तो यहाँ पे वो चलेगा ही नहीं। अब वो फंक्शन जब तक हिट नहीं होगा जब तक मैं उसको यहाँ पे पाथ ना बना दूँ, कोई इस पे इंडिविजुअल यूनिक पाथ में उसको दूंगा और उस पाथ को उस फंक्शन को कॉल करूंगा तभी वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो हम लोग करते क्या है एज अ डेवलपर कि हमारी कोई भी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट ना कर जाए, हम क्या करते हैं अपनी हर एप्लीकेशन के अंदर यूआरएलएस की फाइल बना देते हैं। जैसे एचटीएमएस में तो बाय डिफॉल्ट आई भी आपके सामने ये लिखी हुई है, लेकिन जब आपको याद है कल मैंने अकाउंट्स की एप्लीकेशन बनाई थी, अकाउंट्स की एप्लीकेशन में देखा आप यूआरएलएस की फाइल नहीं है, ऐसा ही है, सबको दिख रहा है? जी सर। तो हम क्या करेंगे अकाउंट्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और यहाँ चलेंगे पाइथन फाइल, और यहाँ फाइल का नाम दे देंगे URLS। ठीक है, तो मेरे पास अकाउंट्स की एप्लीकेशन में भी एक URLS की फाइल बन गई। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी इसमें URLS की फाइल है इस पर गया मैं, इस पूरे को कॉपी करा, कंट्रोल C करा और अपनी ये अकाउंट्स वाले URLs में आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई मसला? नो सर। अच्छा, मुझे एडमिन चाहिए नहीं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ से ले रहा। ठीक है, अब मुझे एडमिन भी नहीं चाहिए तो ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपने पाथ, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा इंडेक्स, मैंने फंक्शन का नाम दिया इंडेक्स, तो मैं भी इसका राउट दे देता हूँ इंडेक्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ के बाद मैं यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करूँगा। अच्छा, फंक्शन इस फाइल में जब मुझे कॉल करना है तो उसको पहले यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा तभी यहाँ पे कॉल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इंडेक्स, ये मुझे एरर देगा, ये देखा रेड लाइन दे रहा है इसमें, देखना गाइस आप लोग, रेड लाइन आ रही है। और अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये कह रहा है अनरिजॉल्व रेफरेंस इंडेक्स, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा इंडेक्स है क्या। क्यों क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि इस पूरी फाइल में कहीं भी इंडेक्स मैंने यूज करा हुआ है इसको छोड़ के, ये तो जस्ट एन स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पे एरर नहीं देगा। No, no, sir. ऐसा कोई इस फाइल में मैंने कोई फंक्शन बनाया हुआ या कुछ बनाया हुआ जिससे उसको पता चल जाए, या कुछ वेरिएबल इंडेक्स के नाम से तो उसको पता चल जाए कि ये वेरिएबल है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम डॉट, या मैं लिखूंगा फ्रॉम अकाउंट्स डॉट व्यूज, मतलब अकाउंट्स की एप्लीकेशन के अंदर जो व्यूज की फाइल है उसमें से इंपोर्ट करो किसको, इंडेक्स को, जो कि मेरा फंक्शन। समझ में आई बात? ये लाइन समझ में आई? नो सर। क्यों समझ में नहीं? अकाउंट डॉट व्यूज, ये वाला पॉइंट समझ नहीं। फ्रॉम का मतलब क्या है, किस में से, किस में से, अकाउंट्स एप्लीकेशन है जो कि मेरा फोल्डर है, ये अकाउंट्स, सही है, उसके जी अंदर सर। व्यूज की फाइल पड़ी गई है, रिव्यूज, जी सर समझ आ गई। सही है। अकाउंट्स के अंदर एक व्यूज की फाइल है, उसमें से इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करो, इंडेक्स वाला इंडेक्स। फंक्शन जो मैंने बनाया भाई, ये वाला फंक्शन जो मैंने बनाया है, इसको इंपोर्ट करो। तो अब क्या हुआ, इस फाइल में मेरे पास इंडेक्स वाला रेफरेंस आ गया। अब जब मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा तो देखा मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ दोबारा इंडेक्स लिख देता हूँ, अच्छा ये राउंड ब्रैकेट देगा, राउंड ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ, सही है, पाथ बना देता हूँ। तो अब ये इंडेक्स का यहाँ पे रेफरेंस ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ जी तक सर। बात क्लियर है? शकीब भाई ये एक क्लियर कर देंगे यूआरएल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है बनाने की, मतलब इसका मैं बताता लॉजिक क्या है? मैं बताऊँ, पहले चीज़ कंप्लीट हो जाए। अच्छा, यहाँ इंडेक्स हो गया, यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। बट जब भी मैं अब इसको चलाऊंगा, इसको मैं दोबारा चलाता हूँ और मैं यहाँ जाके लिखता हूँ 127, ठीक है, ये आ गया। स्लैश एडमिन लिखूंगा तो वाला आ जाएगा,
लेकिन मैंने अभी इसका राउट क्या सेट करा, इंडेक्स, ऐसे ही है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंडेक्स। इंडेक्स में कुछ भी नहीं आएगा, ये बोल रहा है सिर्फ मेरे पास एक ही राउट है जिसको कहते हैं एडमिन, क्योंकि जो हमारी मेन यूआरएल की फाइल है वो कौन सी है गाइस? जी जी सर। जो मेरी मेन यूआरएल की फाइल है वो कौन सी है? HTML के अंदर HTMS वाली। अब HTMS की यूआरएल में मेरे पास एक ही पाथ पड़ा हुआ है जिसका नाम है क्या, एडमिन। एडमिन। और ये मुझे यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा है कि भाई मेरे पास तो एक ही पाथ है और उस पाथ को हम कहते हैं एडमिन। ठीक है, जी सर। ये वाला पाथ उठा ही नहीं रहा जो कि मैंने अभी बनाया इंडेक्स वाला, ऐसे ही है। तो आपने अभी जो इंडेक्स वाला पाथ बनाया वो कहाँ बनाया? वो वो मैंने अकाउंट्स के अंदर एक यूआरएल की फाइल बनाई थी, उसमें बनाया। अच्छा ठीक है जी। सही है। सही, लेकिन जो सही। मेरी जो मेन फाइल है जिसको जेंगो रीड करता है वो कौन सी यूआरएल की फाइल है, वो HTMS वाली फाइल है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने ये फाइल बनाई है इसको मुझे लिंक करवाना पड़ेगा यहाँ पे मेन वाले में, ताकि उसको यहाँ के भी यूआरएल्स मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो django.urls import path हुआ है, यहाँ कॉमा लगा के एक और चीज इंपोर्ट कर लेते हैं जिसको कहते हैं इंक्लूड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, accounts.urls की फाइल यहाँ पे इंक्लूड करवा देंगे। तो जब वो यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे तो इस यूआरएल की फाइल में जितने भी पाथ बनाऊंगा वो भी सबके सब इसमें ऐड हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे लेकिन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जेंगो उसको रीड कर लेगा। अब मुझे यहाँ आके पाथ बनाना है, पाथ ब्रैकेट, यहाँ पहले नाम देना है किस नाम से वो ऐड होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी अप्रोच ये रखते हैं, जिस जो एप्लीकेशन होती है उसी एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। तो अकाउंट्स की एप्लीकेशन है तो मैं यहाँ बोल देता हूँ अकाउंट्स, ठीक है, स्लैश कॉमा इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड के बाद मुझे क्या बताना है, जिस तरह सेटिंग्स डॉट पाई में लिखा हुआ उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स की एप्लीकेशन है उसके अंदर यूआरएलएस की फाइल है। ठीक है, अकाउंट्स की एप्लीकेशन है उसके अंदर यूआरएलएस की फाइल है। ठीक है, ये अब क्या हुआ, मेरे HTMS वाले यूआरएल्स में मेरी अकाउंट्स की जो यूआरएल्स की फाइल है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा दी। बट वो सब की सब आएंगी कैसे, स्लैश अकाउंट्स लिखूंगा तो अकाउंट्स के सारे यूआरएल शो हो जाएंगे। इसी तरह कोई और एप्लीकेशन होगी जैसे पेमेंट्स की, तो मैं लिखूंगा पेमेंट्स इंक्लूड्स पेमेंट्स डॉट यूआरएल। तो अब जब मैं यूआरएल में पेमेंट्स लिखूंगा तो फिर वो क्या करेगा, पेमेंट्स की यूआरएल की फाइल डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। तो अब समझ में आया, अब मैंने यहाँ अकाउंट्स लिखा, इंक्लूड तो ये अब जी तो ये इसका मतलब ऊपर जो एडमिन लिखा हुआ है ये भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन एडमिन जैसे नाम की तो कोई एप्लीकेशन है नहीं। एडमिन मतलब एप्लीकेशन एडमिन का जो यूआरएल बना हुआ है। एडमिन एप्लीकेशन नहीं है, एडमिन जेंगो का बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल है। बाय अच्छा। डिफॉल्ट एडमिन पैनल है जो जेंगो हमें प्रोवाइड करता है। तो जेंगो हमें इटसेल्फ अपना भी एडमिन पैनल देता है। मैं भी एडमिन पैनल खोलूंगा तो आपको नजर आ जाएगा ये काम क्या करता है। लेकिन उससे पहले मुझे अपना डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा, उसमें रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, देन फिर ये वो एडमिन पैनल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हमने अब जितने भी पाथ ऐड करने हैं वो सेम फ्रेज से ही होंगे, जैसे अकाउंट से इंक्लूड। सेम 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 इसी तरीके से। ठीक सिर्फ है। यहाँ पे आके सिर्फ आपने एक बार काम करना है कि अकाउंट्स की यूआरएल फाइल ऐड करवा दें यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम जितने भी अकाउंट्स के यूआरएल बनाएंगे वो अब इस फाइल में बनाएंगे जहाँ हमने इंडेक्स बनाया, इसी में हम भर देंगे। अब हमें यूआरएल में जा इस वाली यूआरएल में जाके दोबारा अकाउंट्स ऐड नहीं करना पड़ेगा, एक बार मैंने कर दिया तो मतलब अब अकाउंट्स की यूआरएल फाइल में जितने भी यूआरएल बनेंगे वो सबके सब यहाँ पे ऐड हो गए। सही है, समझ में आ रही लॉजिक? जी सर। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं दोबारा, ये रन हुआ है, रीस्टार्ट हो गया। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए रिफ्रेश करो तो अब क्या कह रहा है, मेरे पास दो है, एक क्या है एडमिन है एडमिन और और एक अकाउंट। है अकाउंट्स। क्योंकि ये देखें कौन सी फाइल रीड करता है, मैंने आपको बताया ना HTMS वाली, HTMS की यूआरएल मेन वाली। तो इसमें एडमिन आ रहा है और इसमें अकाउंट्स आ रहा है। तो अब मुझे यही मैसेज दे रहा है कि भाई या तो मेरे पास एडमिन है या तो मेरे पास अकाउंट्स है, मेरे पास इंडेक्स के नाम से कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब अकाउंट्स की एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने यूआरएल बनाई है वो यूआरएल कैसे विजिबल होंगे यहाँ पे, तो वो होंगे बाय यूजिंग दिस नेम। मैं यहाँ करूँगा मेन राउट के साथ इंडेक्स हटा के लिखूंगा अकाउंट्स स्लैश और इसको हटा।
अब जब मैं ये करूंगा ना तो अब देखें मुझे बता रहा है अकाउंट्स के अंदर कौन सा यूआरएल है मेरे पास, इंडेक्स। इंडेक्स। तो अब मुझे अकाउंट मिटाना नहीं है, अगर मुझे अकाउंट के अंदर के यूआरएल चाहिए तो अकाउंट्स उसका इनिशियल फेज है जो कि मैंने यहाँ सेट कर दिया है। ठीक है, जब मैं अकाउंट्स लिखूंगा स्लैश लगाऊंगा तो उसके बाद ही अकाउंट्स के सारे यूआरएल्स मैं डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पहले अकाउंट्स लिख लिया, मतलब मैं अकाउंट्स के यूआरएल की फाइल के अंदर चले गया हूँ। जब तक ये मैंने लिखूंगा जब तक मैं अकाउंट्स की यूआरएल की फाइल के अंदर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ देखें जब मैंने ये लिख लिया ऊपर तो तब मुझे इंडेक्स का नाम दे रहा ना यहाँ पे, मतलब अब मैं अकाउंट्स की फाइल के अंदर चले गया हूँ यूआरएल वाली। अब यहाँ पे आ जाए वापसी, अब मुझे ये नाम देना है इंडेक्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इस स्लैश के बाद मैं लिखूंगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स लिखा मैंने, अब इंटर करता हूँ तो देखें यहाँ पे लिखा आ गया हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। देख रहे हैं आप लोग बात किस तरीके से सेट हुआ, समझ में आए कुछ कॉन्सेप्ट? यस सर। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगी चीजें, लेकिन असल कॉन्सेप्ट ये समझना है कि राउट कैसे सेट कर रहे हैं, एंड पॉइंट कैसे बना रहे हैं उसका। ठीक है, तो व्यूज में जो चीज मैंने लिखी थी, जब वो इंडेक्स वाला फंक्शन हिट हुआ तो उसने HTTP रिस्पॉन्स दिया मुझे वेब पे, तो उसमें ये इसने मुझे ये लिखा दे दिया हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और इस पेज को जाके रिफ्रेश करता हूँ तो अब इसी यूआरएल पे ना, इसी एंड पॉइंट पे ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए रिफ्रेश करा, हेलो वर्ल्ड आके लिखा हुआ। अब मैं कुछ और चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ शकीब। ठीक है, कंट्रोल एस करा ताकि सेव हो जाए, और यहाँ है ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ शकीब लिखा हुआ आ गया। तो आप देख रहे हैं उसी फंक्शन में जो भी चेंजेस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं उसी फंक्शन के एंड पॉइंट कॉल करा हुआ मैंने, इंडेक्स वाला फंक्शन मेरे पास यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो इस फंक्शन में जो भी चेंजेस कर रहा हूँ मेरे पास रिफ्रेश में मेरे पास वो चेंजेस डिस्प्ले हो रही है आपके सामने। सर आप बार बार सेव करते, सेव लाजमी करना था। बिल्कुल सेव नहीं करेंगे तो वो फिर अपडेट नहीं होगा। ओके थैंक यू। ये करा, ये यहाँ पे शकीब इमरान लिखा हुआ है, समझ में आया? अब रिवाइज करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करें। सबसे पहले हम आए अकाउंट्स में, उसकी व्यूज की फाइल में आए, हमने वहाँ इंपोर्ट करा HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स करता क्या है, मेरे वेब पेज पे मेरा एक कोई भी रिस्पॉन्स जो मैं दे रहा हूँ वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, मैंने आगे एक फंक्शन बनाया, यहाँ रिक्वेस्ट लिखी और क्या करा, रिटर्न कराया HTTP रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में बता दिया भाई ये चीज़ मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले कर है। ठीक है, अब जब ये फंक्शन बन गया, आपने आपने रिक्वेस्ट लेके रिक्वेस्ट की जगह पर और कुछ लिख सकते हैं या बस रिक्वेस्ट ही लिखेंगे इधर? रिक्वेस्ट ही लिखेंगे, रिक्वेस्ट ही लिखेंगे। अच्छा, अभी ये ग्रे आ रही है क्योंकि रिक्वेस्ट अभी यहाँ पे यूज नहीं हुई है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से हटा भी देंगे मसला नहीं करेगी ये, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस से लगा दिया करें क्योंकि आगे चल के आप कुछ रिक्वेस्ट का काम करेंगे तो फिर आपको यहाँ एरर दे देगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का जो काम है वो हमने कर दिया, भाई फंक्शन हमें ये रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा भाई हमारी एप्लीकेशन में यूआरएल्स की फाइल बनी हुई या नहीं, तो हमारी नहीं बनी हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो मैंने उसकी एक यूआरएल्स की फाइल बनाई और उसमें अपना एक राउट सेट कर दिया इसका। ठीक है, कि भाई इंडेक्स जब भी लिखा हुआ आएगा स्लैश, उस पर इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल होगा। लेकिन ये तो एक थी लोकल फाइल, लेकिन ये मेरी मेन फाइल के साथ अटैच नहीं थी। तो मैंने क्या करा, अपनी मेन फाइल में गए यूआरएल्स वाली में, वहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड इंपोर्ट करा और यहाँ मैंने इंक्लूड करवा दी अकाउंट्स की यूआरएल्स की फाइल। ठीक है, और उसको मैंने राउट भी बता दिया भाई अकाउंट्स जब भी लिखूंगा इस तरीके से देन मेरे अकाउंट्स के यूआरएल्स हिट होंगे, डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं ना लिखूं तो फिर ये मुझे मसला करेगा। सर हम लोग एक URLs की फाइल नहीं बना सकते, एक ही? बना सकते, आप इसी फाइल में सारी चीजें इंपोर्ट करते हो, जो आपकी मेन फाइल है इसी में सारी चीजें इंपोर्ट करो और इसी में बनाते रहो। लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि एक एक एप्लीकेशन के अंदर 100 150 200 एंड पॉइंट बन रहे होते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर इसी को भर दोगे तो फिर तुम अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं करा पाओगे, कितने नाम दोगे इसको। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं एज अ डेवलपर, हम लोग हर एप्लीकेशन की अपनी यूआरएल की फाइल अलग बना देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अकाउंट्स के जितने भी यूआरएल बने वो इस फाइल में बने होंगे, तो हमें कहीं और जाना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट इस फाइल में आ जाते हैं। लेकिन
अगर आप एक ही फाइल बनाओगे तो हो सकता है अकाउंट के शुरू के दो आपने सबसे टॉप पे बना दिए हो, दो बीच में बना दिए हो, दो आखिर में बना दिए हो, दो कहीं और किसी और पोजीशन में, दो किसी और पोजीशन पे। तो आपको ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे यार अकाउंट्स की एप्लीकेशन कौन सी है, अकाउंट्स की यूआरएल कौन से है। लेकिन जब आप उसकी सेपरेट फाइल बनी हुई होगी तो आपको पता है इस फाइल के अंदर सारे के सारे हैं ही अकाउंट्स के, तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं छेड़ना पड़ेगा, मुझे पता है ये पूरी फाइल अकाउंट्स की, तो यहाँ सारे अकाउंट्स के ही यूआरएल बने हुए हैं। सही है। यस सर। तो हम यस अपने सर। कोड को आसान से आसान करना चाह रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल नहीं करना चाह रहे। तो कुछ फायदा क्या हुआ हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। तो हम आसान करने के लिए हर चीज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके जा रहे हैं। अब आप लोग खुद बताएं ना, अगर मैं मेरे पास 10 एप्लीकेशन है, 10 की 10 एप्लीकेशन के यूआरएल में एक ही फाइल में डाल दूं, तो उसमें वो मिक्स हो जाएगा ना। ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। जी सर। भाई, अभी तो मैंने एक फंक्शन बनाया समझा अकाउंट्स में, अब समझो 100 फंक्शन बन गए। एक मैंने आज बनाया, एक मैंने 1 महीने बाद बनाया, 50 मैंने 2 महीने बाद बनाए, तो उसके बीच में कितने यूआरएल ऐड हो गए होंगे पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जब सेपरेट होगा तो हमें पता है अकाउंट्स के जितना आखिरी बनूंगा, अभी एक ही बना हुआ ना आखिरी, अब इसके बाद जो बनेगा वो इसके नीचे ही बनेगा, उसके बाद जो बनेगा उसके नीचे ही बनेगा। ठीक है ना। तो मुझे ये डिस्टर्ब नहीं होऊंगा मैं कि यार मेरे अकाउंट्स के यूआरएल कौन कौन से ढूंढने में मसला नहीं है मुझे। मुझे पता है अकाउंट्स की एप्लीकेशन में जो यूआरएल की फाइल है उसमें सारे के सारे अकाउंट्स के यूआरएल है, और यहाँ आके मैं उसके यूआरएल बनाते रहूंगा। सर तो फिर ये HTMS और ये अकाउंट्स अलग एप्लीकेशन है या फिर सेम ही है? आप बताएं। फोल्डर तो अलग है। तो क्या हुआ, डिफरेंट हुआ एक ही? डिफरेंट। बस आपको पता है ना जवाब से। आपने जब कैसे फोल्डर पहचाना, अलग होंगे कि आपने कैसे पहचाना फोल्डर अलग है तो डिफरेंस हो जाए? देखें, एक प्रोजेक्ट में मैंने कल भी बात बताई थी, हमारा प्रोजेक्ट एक ही होता है, उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकती है। STMS जो है ये एक एप्लीकेशन, अकाउंट्स एक और एप्लीकेशन है, इसके अलावा मैं एक और एप्लीकेशन बनाऊंगा पेमेंट्स की, इसके अलावा एक और बनाऊंगा डैशबोर्ड की। तो ये तकरीबन 4 एप्लीकेशन हो जाएंगे हमारे साथ। लेकिन मेरे प्रोजेक्ट की मेन एप्लीकेशन अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी है, तो आप लोग पता है ना उसका आंसर क्या यस सर। है? यस सर। STMS। जो आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसमें settings.py की फाइल है, वो जी आपकी मेन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन। उसी के जरिए आपका सारा प्रोजेक्ट चलता है। सही है, पूरा प्रोजेक्ट आपको उसी के जरिए चलेगा। तो आपने जो भी सेटिंग करनी है वो उसी फाइल्स पे ही करनी है। अब जैसे मैंने अकाउंट्स की फाइल ऐड करी, वो किस में करी, इसी में आके करी ना, HTMS की यूआरएल्स में, क्योंकि उसने देखनी यही फाइल है। क्योंकि इसकी सेटिंग्स में मैंने एक चीज़ बताई हुई है बाय डिफॉल्ट कि भाई जो मेरा मेन यूआरएल है जिसको मुझे चेक करना है वो कौन सी फाइल है, HTMS की एप्लीकेशन में URLs की फाइल है, तो वो टेस्ट ही इसको करेगा, वो आके यहीं ढूंढेगा। अगर मैं यहाँ अकाउंट्स इंक्लूड ना करूँ तो वो उसको अकाउंट को इंडिविजुअल कंसिडर करेगा, वो ये नहीं कंसिडर करेगा कि अकाउंट्स की यूआरएल की भी फाइल यहाँ पे ऐड होगी। अच्छा शकीब भाई, ये हमने जैसे अकाउंट्स में हम जितने भी यूआरएल्स बनाते हैं, जैसे अभी हमने इंडेक्स का बनाया, इसके अलावा आप कह रहे हैं हम और भी बनाएंगे, ठीक है, जी जी। तो वो तो हम बना देंगे, लेकिन अब हमें HTMS के यूआरएल में तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, वन सिंपल अकाउंट का नहीं, यूआरएल ऐड कर यहाँ दिया। सिर्फ हमने एक बार वो फाइल अटैच करवा दी अकाउंट्स की यूआरएल, बस हमारा सिर्फ यहाँ पे ये काम है वो फाइल अटैच करना। यहाँ हमने अच्छा, अटैच करवा दी, अब सारे काम हम अकाउंट्स की यूआरएल में करेंगे। सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि HTTP चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ना, बिल्कुल। तो इसके हवाले से मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मिल जाता ना इस स्टेज पे, क्योंकि अब शुरू कर ही दिया हमने HTTP, ताकि इंटरव्यू के हिसाब से कि अगर उसमें कुछ HTTP पूछना है जो तो है बेसिकली आपको रिस्पॉन्स देते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं आपके ब्राउजर के साथ। ठीक है। अब इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट की टाइप होती है, कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है, कोई गेट की रिक्वेस्ट होती है, कोई पुट की, कुछ डिलीट की। अभी इस लेवल पर मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तो आपको मुश्किल लगेंगी, लेकिन जब हम API बना रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन कौन सी चीज़ क्या काम करती है। जैसे पोस्ट की रिक्वेस्ट डेटा डेटाबेस में लेके जाती है, गेट की रिक्वेस्ट डेटा गेट करके लेके आती है, पुट की रिक्वेस्ट डेटाबेस में डेटा जाके अपडेट कराती है, हमारे पास डिलीट की रिक्वेस्ट डेटा डिलीट करवाती है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास पैच की भी होती है, पैच क्या करती है, पूरी की पूरी रो अपडेट कर देगी, चाहे उसमें मैं एक कॉलम भी अपडेट करना चाहूँ मुझे सारी की सारी वैल्यू देनी पड़ेगी अपडेट कराने के लिए। तो ये रिक्वेस्ट पे काम करता है। HTTP रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली HTTP चीज़ आपको विजिबल होती है ब्राउजर पर आपके। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा।
आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगी चीजें HTTP की, क्योंकि जो आपके ब्राउजर चल रहे हैं, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आपका जो एंड पॉइंट बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है क्या? इसको जरा कंट्रोल A करें और C करें और अपने इस पेज पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं मेरे पास क्या लिखा रहा है, HTTP, देख रहे हैं? जी सर। तो हमारा जो पेज चल रहा है वो चल रहा है HTTP पे। वो अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोकल पे चला रहे हैं, लेकिन जब हम लाइव पे चले जाते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है HTTPS पे, क्योंकि लाइव पे जो भी चीज होती है वो सिक्योर होती है, तो उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगे हुए होते हैं, तो वो HTTPS पे चलते हैं। तो बेसिकली ये मेरे एंड पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिस्पॉन्स भेज रहे हैं HTTP फॉर्म में। अब जैसे ये आया है यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, तो ये HTTP रिस्पॉन्स वाला हुआ, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट चली होगी जिसने डेटा भेजा है मेरे ब्राउजर में, सही है? वो रिस्पॉन्स लेके गया, उसने मेरे ब्राउजर पे जाके ये दे दिया, भाई ब्राउजर पे ये चीज डिस्प्ले होगी, पोस्ट वाली रिक्वेस्ट, ठीक है? इसी तरह गेट की रिक्वेस्ट होगी कि ब्राउजर से डेटा उठा के मैं अपने पास लेके आऊँ, वो गेट की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है? कि ब्राउजर से मैं कोई रिक्वेस्ट अपना डेटा फैच करवाना चाह रहा हूँ वो कर लूँ, लेकिन अच्छा, इसकी डिफरेंट टाइप्स है। इसका मतलब ये है कि हमारा HTTP सर्वर जो है वो बन गया है, क्योंकि ब्राउजर से किसी के साथ कम्युनिकेट तो कर रहा होगा ना। ब्राउजर इसी के साथ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जेंको ने हमें ये सर्वर बना के दिया हुआ है पहले से ही। अच्छा, सही है। ये मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात। अगर जी। आप यहाँ देखें, ये फ्रॉम जेंगो के HTTP व्यू में से HTTP की जो फाइल है उसमें से इंपोर्ट करो HTTP रिस्पॉन्स। अब ये HTTP रिस्पॉन्स का पहले से कोड करा हुआ है उसने। अगर मैं इसको कंट्रोल दबा के प्रेस करूं तो ये देखें इसकी क्लास बनी हुई है HTTP रिस्पॉन्स की, देख रहे हैं गाइस? जरा ये स्ट्रक्चर जी चेक करें आप लोग, जरा ये मुझे बताएं यहाँ पे क्या हो रहा है। क्लास HTTP बेस, एक बेस क्लास बनाई। यहाँ ये क्या लग, डिराइव क्लास है। यस करेक्ट, ये एक चाइल्ड क्लास है, ये इनहेरिट कर रही है इस क्लास को। अब इसमें HTTP रिस्पॉन्स में अपनी फंक्शनलिटी भी है और इस वाली भी फंक्शनलिटी है। तो देख लें ये कोड पहले से करके दिया हुआ मुझे जेंगो ने, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है, ये जेंगो ने मुझे पहले से करके दिया हुआ है। अब इसके पीछे इसने क्या क्या चीज़ें फंक्शन देके कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, उसकी सुपर क्लास उसकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर भी उठाए हुए हैं, इसका अपना कॉन्टेंट भी उठाया हुआ है, उसमें से इसके फंक्शन भी बनाए हुए हैं, सीरियलाइजर भी बनाया हुआ है, प्रॉपर्टी भी बनाए हुए हैं, कॉन्टेंट भी बनाए हुए हैं, एल्स भी बनाए हुए, सारी चीजें ये इसने पहले से करके दी हुई है, ठीक है? गेट वैल्यू, टेल, राइट एबल, राइट लाइन, सारी की सारी चीजें ये चल रही हैं, ठीक है? और इसी तरह अगर हम आ जाते हैं इसकी बेस क्लास पे जाते हैं, तो ये इसकी बेस क्लास है जो कि स्टेटस कोड बता रही है 200, ठीक है? टाइप कौन कौन सी चलेगी, टेक्स्ट चल जाएगी, करेक्टर चल जाएगा, कंटेंट टाइप भी उठा लेगा, ये वैल्यू भी उठा लेगा। अब ये देखें HTTP स्टेटस कोड देगा, ये सारे काम इसने पहले से करे हुए हैं, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे जेंगो ने पहले से करके दिए हुए हैं। करेक्टर टाइप है, चार सेट है, HTTP बैनर है, क्या चीज़ दिखानी है क्या चीज़ नहीं दिखानी, ये सारी चीज़ें इसने पहले से की हुई हैं, किसको फिल्टर करना है किसको नहीं करना, ये मुझे जेंगो ने पहले से करके दे दिया। देखिए गेट की रिक्वेस्ट है जो कि डेटा लेके आता है, ठीक है? इसी तरीके से ये सारे की वैल्यूज पैरामीटर है, ये मुझे कुछ भी नहीं करना। ये देख रहे हैं इतना सारा कोड, अगर मैं खुद से करने बैठता तो पहले मुझे ये सारा कोड लिखना पड़ता कि भाई मैं जो जी डेटा भेजूंगा वो मेरे ब्राउजर पर जाके डिस्प्ले कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसको बतानी पड़ती है, HTTP ओनली, सिक्योर, डोमेन, पाथ, क्या क्या चीज़ें हैं, सेट, साइन, कुकीज, ये देख रहे हैं कितना सारा कोड हुआ आपके सामने पहले से, ये सब मैंने तो नहीं किया हुआ। ये बेसिकली शकील भाई, ये पाइथन में इससे वैसा है या दूसरी लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही है, या उसमें सब लिखना पड़ता है? ये हर मतलब पूरा लैंग्वेज ने सर्वर बनाना पड़ता है? हर लैंग्वेज ने अपने फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, ठीक है? आपने जब उसके हाँ, फ्रेमवर्क यूज, सही है। ठीक है? इसी तरह सर अगर जी सर अगर हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट बनाए यानी कि डिजेंगो पे ही, तो फिर अलग से सर्वर वो देगा डिजेंगो? अलग से सर्वर, हर प्रोजेक्ट का अपना सर्वर होगा ना, ओके। आप जो सर इस बार चलाओ। जी जी कुछ नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर। अब यस सर। यस सर। सर ये आपने रिवीजन बीच में छोड़ दी, कौन सी रिवीजन? आपने शुरू की थी। मैंने आपको बता तो दिया था, यहाँ तो हमने फाइल ऐड करवाई है, जब ये फाइल ऐड करवा ली तो मतलब ये वाली फाइल मेरी अटैच हो गई वहाँ पे। बस फिर हमने क्या करना है, इसका सर्वर रन करना है,
जब तक मैं अकाउंट्स बेस यूआरएल जो है वो मेरे जेंगो का बेस यूआरएल क्या है वो ये है, ठीक है, बेस यूआरएल। इस यूआरएल के बाद मैं लिखूंगा या तो एडमिन या तो अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स लिखूंगा तो उसके बाद मेरे अकाउंट्स की फाइल के सारे यूआरएल विजिबल हो जाएंगे। अगर अकाउंट्स नहीं लिखता एडमिन लिखता हूं तो एडमिन पे क्या चीज डिस्प्ले होनी है यहाँ पे मेंशन है, तो एडमिन पैनल खुल जाएगा। इसी तरह कोई और एप्लीकेशन ऐड करूंगा तो उसको भी नाम दे दूंगा कि भाई इस नाम से इसके फाइल्स एक्सेस हो गई। तो अब जैसे अकाउंट्स के लिए मैंने अकाउंट्स दिया हुआ, हम लोग होता ही यही, हम एप्लीकेशन का नाम दे देते ताकि हमें पता हो कि ये अकाउंट्स की एप्लीकेशन में यूआरएल है, ताकि हमें ढूंढना भी ना पड़े। सही है। जी सर। तो जिस एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हो उस एप्लीकेशन का नाम दें और उसको उसके यूआरएल की फाइल को। अब फॉर एग्जांपल इस व्यू में आके इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स 2। सही है। और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है गाइस, अब मेरे पास यहाँ कितने फंक्शन है? 2 फंक्शंस है। 2 फंक्शन है। इसको मैं सेव करता हूँ। ये मेरा दूसरा फंक्शन चलेगा? हाँ चलेगा सर जी। कैसे चलेगा? क्यों आपने दूसरी जगह इसका पाथ इंक्लूड नहीं किया है? कर देता है। इसका पाथ मैं कहाँ पे दूंगा? एचटीएमएस में दूंगा, अकाउंट्स में दूंगा? अकाउंट्स में। अकाउंट्स में कैसे दूंगा बताएं? यहाँ पर पाथ लिखे, पाथ में इस इंडेक्स 2 लिखे, फिर पाथ में स्ट्रिंग में लिखे इंडेक्स 2 स्लैश इंडेक्स 2 क्यों लिखूं? वजह? और क्योंकि वो- फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम है इसलिए। स्ट्रिंग में मैं जरूरी नहीं है फंक्शन का जो नाम है वही नाम दूं, मैं कुछ और भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ दे देता हूँ शकीब, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यहाँ मैं दे देता हूँ शकीब। अब ये शकीब के यूआरएल पे कौन सा फंक्शन हिट होना है वो बताना है। कॉमा लगाने के बाद बताएं कौन सा फंक्शन हिट होगा। इंडेक्स 2। मैं लिख देता हूँ इंडेक्स 2। ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? या नहीं ये तो नहीं है सर आपने अकाउंट व्यू से इंपोर्ट इंडेक्स 2 नहीं किया। करेक्ट, मैंने इंपोर्ट इंडेक्स 2 किया। हाँ मैं यहाँ लिखूंगा इंडेक्स 2। अब एरर हट गई, ठीक है। जी सर। लेकिन यहाँ पे मसला यहाँ पे ये है कि मेरी एप्लीकेशन में 100, 150, 300 फंक्शन होंगे, तो क्या मैं सबको ऐसे ही इंपोर्ट करता रहूँगा? तो उससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे स्टैटिक का साइन लगा दूँ। तो अब होगा क्या कि इस फाइल में इसकी व्यूज में जितने भी फंक्शन होंगे सबके सब इंपोर्ट होगा। अब मुझे बार बार जाके यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा कि इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 कुछ भी करो। तो अब उस फाइल में जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सबके सब इंपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों पे एरर हट गया। फिर हम ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। हाँ, अब हम यहीं ऐड करते रहेंगे, अब ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार लिखा वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। सही है, जी समझ में आ रही है बात? अब ये बन गया। जी। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बताएं। ये कॉल करना है html_url.py में। अच्छा, अब ये कॉल करना है html_url.py में। बताएं क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ पर तो इंक्लूड हुआ है पहले से account.url। नहीं, अभी तो हमने डिस्कस किया था ये करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया सर जी, account.url हुआ हुआ। इंक्लूड फंक्शन। श्योर है आप लोग कि यहाँ कुछ करना नहीं है? यस सर। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आप लोग पता है कि हमने फाइल इंक्लूड कर ली तो अब जरूरत ही नहीं है यहाँ कुछ करने की। सिर्फ वन टाइम काम होता है इसमें कि हम अपने जाके फाइल ऐड करवा दें। हमने ऐड करवा दी, अब सारा काम इस फाइल का। अब जब मैंने यहाँ बना दिया, इसको सेव करें, सर्वर को रन करें, रीलोड हो गया। अब यहाँ आ जाए वापसी। अब जब मैं इंडेक्स लिखा हुआ है तो इंडेक्स पे तो शकीब इमरानी आ रहा है, लेकिन मैंने दूसरा राउट क्या बनाया, इंडेक्स 2। अब देखें अब क्या क्या आएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले मैं ये लिख लूँ, ठीक है, बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल पे अभी मेरे पास कुछ भी नहीं चल रहा। सही है, कुछ भी नहीं चल रहा। ये मुझे बोल रहा है मेरे पास एडमिन और अकाउंट्स है, तो अब मैं इसके साथ स्लैश लगा के लिख देता हूँ अकाउंट्स। ठीक है, ठीक है, अकाउंट्स लिखता हूँ। अब देखें अकाउंट्स के मुझे 2 दे रहा है, अकाउंट्स इंडेक्स और अकाउंट्स शकीब। अब इसमें से कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो आप बताओ। अब मैं बोलता हूँ जैसे शकीब वाला, तो इस स्लैश के आगे लिखूंगा शकीब, इंटर, तो लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं इस शकीब की जगह लिख देता हूँ इंडेक्स, तो इंडेक्स पे क्या आएगा मेरे पास आउटपुट? हेलो स्टूडेंट।
नहीं शकीब इमरान। तो देख रहे हैं शकीब वो तो मेरे चेंज राउट के हिसाब से मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है। मैं जो राउट दे रहा हूँ उस राउट पे क्या काम है उस हिसाब से मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है। इंडेक्स पे जो मैंने काम करा वो दे रहा है और शकीब वाले पे जो मैंने काम करा वो शकीब वाले पे दे रहा है। सर ये दोनों एक साथ कॉल कर सकते हैं यहाँ पर? एक साथ नहीं कर सकते, एक वक्त में एक ही कॉल होगा। अलग अलग क्रोम ओपन करके भी कर सकते हैं, बस एक क्रोम पे अलग अलग ब्राउजर पे आप कर सकते हैं, यहाँ न्यू बोल के वो खोल दो, चलेगा। ये ठीक है, समझ में आया राउट कैसे बनाना है? यस सर। बट ये शर्त नहीं है कि जो फंक्शन का नाम है वही नाम दोगे आप यहाँ पे। ये सिर्फ मैंने डिफरेंस करके इसलिए दिखाया है कि आपको पता हो कि यहाँ मैं कुछ और भी नाम दे सकता हूँ, जरूरी नहीं है। और जरूरी नहीं है सिंगल नाम दूं, मैं इसको यहाँ ये भी कर सकता हूँ इमरान / शकीब, ठीक है, डबल भी दे सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है मुझे कौन सा नाम देना है। सही है, तो जब मैं इसको इमरान / शकीब करूंगा तो अब ये मुझे यहाँ पे एरर देगा, बोलेगा ये तो है ही नहीं इमरान शकीब के नाम से। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, शकीब से पहले इमरान लिखना पड़ेगा, फिर स्लैश लगाना पड़ेगा, फिर ये चलेगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है गाइस? जी सर। बट मैं आपको बता दूं होता क्या है कि हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि रेलिवेंट नेम दें। ठीक है, रेलिवेंट नेम दें ताकि हमें भी पता हो। तो जो हमने फंक्शन का नाम दे दिया हम वही दे दें। आप ही क्लास लो, सही है, फिर बाद में समझ नहीं आती। ये उधर माइक बंद कर लो, कौन है? स्वरिम। नहीं ये फन विद एम। 6 मिनट रह गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग किस तरीके से काम हो रहा है, फंक्शन किस तरीके से सेट कर रहा हूँ मैं? जी सर। ओके, आप आ जाते हैं वापसी settings.py वाली फाइल में। अब बेहतर ये कि नया लिंक बना लेते हैं कि 6 मिनट पर एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है, स्टॉप कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग। जी सर। अच्छा, आप लोगों ने ना वो कमेंट नहीं करे, मैं जो मेरे पेज पे जाके मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप लोग जाके रिव्यूज देते हो, आप लोगों ने सिर्फ आप लोग किसी पोस्ट पे कमेंट करते हो, तो कमेंट नहीं करना, वहाँ पे एक रिव्यूज का ऑप्शन आता है, वहाँ आपने रिव्यू देने जाके ना कि क्या रिव्यूज है। अभी 22 रिव्यूज आए हुए हैं मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ जाके रिव्यूज दो। सही है, सही है। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, आपने जो टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाया है इस पर राइट क्लिक करें, न्यू पे जाते हैं हम, और यहाँ हम HTML फाइल बनाते हैं। ठीक है, इस HTML फाइल का नाम दे देता हूँ मैं इंडेक्स। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये कोड लिखा हुआ आता है HTML का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टाइटल बेसिकली होता क्या है कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है 127.001 /accounts इमरान लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस सर। तो मैं टाइटल में जो भी चीज़ दूंगा ना वो यहाँ पे नजर आ रहा है। सही है, तो अब मैं यहाँ पे टाइटल में दे देता हूँ होम पेज, लिख देता हूँ होम पेज। ठीक है, और यहाँ बॉडी के टैग में हम जो भी चीज़ लिखेंगे ना वो इस वाइट स्क्रीन पे नजर आएगी। सही है, उस वाइट स्क्रीन पे नजर आएगी। तो हमारे पास HTML में कोई 6 टैग्स होते हैं हेडिंग्स के, H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक जाते हैं। H6 H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, H4 H5 ऐसे इस तरीके से लगता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैयद शकीब इमरान। ठीक है, और दूसरी H2 की हेडिंग लगा के लिखता हूँ दिस इज डिस्प्ले फ्रॉम index.html फाइल। ठीक है, एक हेडिंग में मैंने लिखा सैयद शकीब इमरान, दूसरी हेडिंग में लिखा दिस इज डिस्प्ले फ्रॉम index.html की फाइल। अब ये मेरी एक HTML की फाइल बन गई। ठीक है, इसका नाम क्या है, index.html। अब आ जाता है वापसी अपनी व्यूज वाली फाइल में। अब व्यूज वाली फाइल में जो मेरी इंडेक्स की फाइल है, मैं उस पर चाह रहा हूँ मेरा HTTP रिस्पॉन्स ना आए, मेरी HTML की फाइल विजिबल हो जाए। सही है, तो क्योंकि यहाँ पे रेंडर हुआ है पहले से इंपोर्ट, रेंडर क्या करता है, हमारा HTML पेज को रेंडर करता है इसके जरिए, मतलब मैं जो भी पेज बनाता हूँ उस पेज को डिस्प्ले कराता है ब्राउजर पे।
ठीक है, रेंडर यहाँ पे ये काम करता है, वो मेरा HTML पेज को कॉल करता है। अगर रेंडर में मुझे कोई डेटा भेजना होता है तो वो HTML पेज में मेरे डेटा भी लेके जाता है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी लाइन को मिटा देता हूँ। रिटर्न ऐसे ही रहेगा, रिटर्न के बाद लिखूंगा मैं रेंडर। ठीक है, जो हमने ऊपर रिक्वेस्ट इंपोर्ट करा वो लिखेंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, समझ में आ रही है लोगों चीजें? ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आ रही है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। रिक्वेस्ट के बाद हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट HTML, जो मेरी फाइल का नाम है, कॉमा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, ये मैंने अगर रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट जो इंपोर्ट की हुई थी वो चलेगा, क्योंकि अब ये हम ब्राउजर पे हिट करवा रहे हैं सारी चीज़ें। मतलब अब HTTP रिस्पॉन्स पे मुझे रिक्वेस्ट इसलिए देना पड़ रहा था क्योंकि वो उसका ऑटोमेटिकली फंक्शनलिटी सेट है, उसने रिस्पॉन्स देगी। लेकिन अब ब्राउजर पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि ये पेज मेरा डिस्प्ले करो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जा रही है, किस पेज को डिस्प्ले करना है, उस पेज का नाम। कॉन्टेक्स्ट में हम वो चीज़ भेजते हैं जो चीज़ हमें फ्रंट एंड पेज पे डिस्प्ले करवाना है। तो अभी हमें यहाँ से बैक एंड से कोई डेटा नहीं भेजना, इसलिए जैसे हम उसको एम्प्टी भेज रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी। सही है, और जो चीज़ उसमें लिखी हुई पेज में क्या नजर आएगी, टाइटल में होम पेज नजर आएगा, सैयद शकीब इमरान लिखा हुआ आएगा, और दिस इज ये लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैंने व्यू तो चेंज कर लिया, क्या मुझे अपना URL भी चेंज करना पड़ेगा? नो सर। नो सर। क्योंकि मेरे इस फंक्शन का URL ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत है। हाँ, अगर मुझे नाम चेंज करना तो मैं जाकर उसका नाम चेंज कर दूँ, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स के नाम से और इंडेक्स पे मैं इंडेक्स का पेजिंग हूँ। तो इसको जस्ट Ctrl+S करके सेव करते हैं, और पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो बार बार पता नहीं क्यों तंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो HTML की बॉडी जो बनी है, ये HTML की फाइल बनाते खुद ही बन जाती है? मतलब ये जो बेसिक बॉडी है शुरू की? हाँ, ये खुद ही बनती बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमें अकाउंट्स के अंदर है ना, अकाउंट्स में गए। अब इसने बताया इंडेक्स, और इंडेक्स 2 के नाम से मेरे पास URL है। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडेक्स, क्योंकि मैंने इंडेक्स पे काम करा। तो जैसे ही इंडेक्स लिखता हूँ तो देखें यहाँ लिखा हुआ है होम पेज, देख रहे हैं आप लोग टाइटल पे, यस सर। होम पेज आ गया। H1 में सैयद शकीब इमरान लिखा हुआ आ गया, और दूसरे वाले में ये आगे मैसेज दिस इज डिस्प्ले फ्रॉम index.html फाइल। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें मैंने लिखी हुई थी इस पेज में डिस्प्ले हो गई। तो मतलब मेरा टेम्पलेट्स का फोल्डर भी सही कनेक्ट हुआ हुआ है, और मेरे टेम्पलेट्स के हिसाब से मेरे टेम्पलेट्स भी मुझे वेब पेज पे डिस्प्ले नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं इसमें कोई कलरिंग करना चाहूँ तो बॉडी के टैग में ही मैं स्टाइल का टैग लगा देता हूँ, STYLE, लिखता हूँ बॉडी डॉट बॉडी। जब मेरी CSS स्ट्रांग नहीं है, तो अगर कोई मसला हो तो भाई मजाक मत उठाइएगा, मैं खुद अनाड़ी बंदा। अच्छा भाई, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि ये डिस्प्ले हो रहा नहीं हो रहा। तो हो गया। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज हो गया। सही है, यस। तो ये आपका HTML पेज यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है। ये आप चाहे इसमें इमेजेस लगाएं, कलर चेंज करें, थीम बनाएं, कंटेंट बनाएं, जिस तरीके से आप डिज़ाइन करना चाहेंगे वो डिज़ाइन यहाँ पे शो हो जाएगा। सही है, अब हम चाह रहे हैं अपनी हेडिंग्स जो हमने बनाई इसका कलर चेंज करते हैं, तो इसको हम इनलाइन दे देते हैं, या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ H1 का जो कलर है COLOR कलर कर देता हूँ मैं इसका येलो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ये इफेक्ट आया नहीं आया, तो भाई येलो हो गया ये। ठीक है, और H2 की जो हेडिंग है उसका कलर हम चेंज कर देते हैं H2। ये से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका HTML पेज अब चल रहा है ब्राउजर पे। ठीक है, कलर कर देते हैं इसका ग्रीन, हम ग्रीन कर देते हैं, और ये मेरा देखें ये भी ग्रीन हो गया, लेकिन रेड कलर बहुत भयानक लग रहा है, इसको हम कुछ कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक अमूमन हम रखते नहीं, वो इसलिए रखते हैं वो टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट जो है ना वो ब्लैक है। ठीक है,
तो इसलिए टैक्स का मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा बार बार। तो ये देखा आपका HTML पेज, जैसे मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ, जिसका मैं चेंज कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आई आपका HTML पेज डिस्प्ले हो रहा है। HTML पेज मैंने बनाया कैसे, राइट क्लिक करा इस पर, न्यू पे गया और यहाँ HTML फाइल, ठीक है, यहाँ फाइल का नाम देंगे तो वो आपकी HTML फाइल बना देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो सिंटेक्स है वो लिखा हुआ आएगा, आपने सिर्फ बॉडी में काम करना है, जो भी आप टैग लगाएंगे बॉडी में लगाएंगे, टाइटल में आपने जो भी टर्म देना वो टाइटल में दे देंगे, स्टाइलिंग जो भी आपने करनी है बॉडी के अंदर एक स्टाइल का टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर आप अपनी ये CSS लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को बता दूँ, W3 स्कूल एक वेबसाइट है, इस पर आप जाएं और HTML CSS करें। ठीक है, यहाँ से आपको सारे HTML CSS के टैग्स भी मिल जाएंगे, CSS भी मिल जाएगी, स्टाइलिंग भी मिल जाएगी, हर चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, एडिटर बेसिक्स हर चीज़ आपको ये बताएगा कि HTML में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लिंक्स क्या काम कर रहे हैं, हेडिंग्स कैसे देनी है, IDs कैसे बनानी है, फॉर्म कैसे बनाना है, एक एक चीज़ ये वेबसाइट आपको सिखाएगी। ये कोड दिखाती है आपको बाकायदा, ये देखिए कोड, ये कोड है, ये कोड आउटपुट पर आपको नज़र आ रहा है। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको दिखा रहा है सारे, ये एलिमेंट्स H1 हेडिंग्स के लिए पैराग्राफ, जिसने कोड करा है उसको ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे आप। तो यहाँ पे देखा आपको ये वेब पेज का रिस्पॉन्स भी दिखा रहा है और यहाँ आपको कोड भी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने HTML की और CSS की। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने भी HTML CSS यहीं से सीखी, जितनी मुझे आती है उतनी मैंने यहीं से सीखी, तो आप लोग भी यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ ये बताया भाई कि कैसे करना है, कोड भी बता देता है, हर चीज़ बताया। सही है, तो आप लोग ये W3 स्कूल, इवन दो पाइथन की बेसिक्स वगैरह भी आप W3 स्कूल से सीख सकते हैं, यहाँ पे भी कोड है। सही है, यस सर। तो आपको अपना HTML पेज कनेक्ट करने भी आ गया। किस तरीके से हमने कनेक्ट करा HTML पेज को, सिर्फ रेंडर यूज करते हुए रिक्वेस्ट लिखी, जो कि हमने यहाँ पैरामीटर में दिया रिक्वेस्ट, कॉमा लगाया, स्ट्रिंग के अंदर अपने HTML पेज का नाम देते हैं, पूरा पेज का नाम और उसकी जो एक्सटेंशन है वो देंगे। कॉन्टेक्स्ट में हम एम्प्टी चीज़ें भेज देते हैं। एम्प्टी इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि अभी मैं बैकएंड से कोई भी चीज़ फ्रंट एंड पे नहीं भेज रहा, तो अगर मुझे बैकएंड से कोई चीज़ फ्रंट एंड पे भेजनी है तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू डिक्शनरी बनाई मैंने। अब डिक्शनरी में मैं बोल रहा हूँ भाई नेम नज़र आए, तो उसकी जो की है वो है नेम, और नेम की जो वैल्यू है वो है सैयद शकीब खुदा। ठीक है, इसी तरह एक और बना देता हूँ कि एज के नाम से, एज की जो वैल्यू है वो मैं दे देता हूँ, फिर कॉमा लगा देता हूँ। इसी तरह एक और बना देता हूँ मैं हॉबी के नाम से, हॉबी, ये मैं कर देता हूँ टीचर। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें, तीन डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है उसमें तीन की बनाई है मैंने, की वैल्यू पेयर। अब मुझे ये चारों में फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो, तो मुझे पहले इस कॉन्टेक्स्ट को फ्रंट एंड पेज पे भेजना पड़ेगा। तो भेजूंगा कैसे, यहाँ पे डायरेक्टली अपने वेरिएबल का नाम लिख लूँगा जो डिक्शनरी मैंने बनाई। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, अच्छा इसका नाम कॉन्टेक्स्ट ही रखिएगा क्योंकि इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई थी इसका ना, तो उसको पता होता है कॉन्टेक्स्ट के नाम से जो भी चीज़ आ रही है वो मेरा कॉन्टेंट होता है, जो कि मेरे पेज पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ बना ली, तो यहाँ मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉल कर लिया, मुझे यहाँ डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्शनरी ऊपर बनी। यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी सर। ये फ्रंट एंड पेज पे कॉल कैसे होंगे, अब हम आ जाएंगे अपने फ्रंट एंड पेज पे, जहाँ मैंने ये नाम लिखा हुआ है इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ बैक एंड से जो डेटा भेज रहा हूँ वो शो हो यहाँ पे। यहाँ लगाएंगे डबल कर्ली ब्रैकेट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाए मैंने, इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी की का नाम जो मैंने की दी थी। तो यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ जो मैंने की दी थी वो की दी क्या दी थी, नेम। तो जो वैल्यू मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ उसकी की दूंगा वहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ नेम मेरा यहाँ पे आ जाए। अब दूसरे वाले ही हेडिंग को भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसमें भी ये लगाया, मैं बोलूँ एज मेरी यहाँ पे आ जाए, इसी तरह एज 2 की एक और लगा देता हूँ H2। ठीक है, और यहाँ पे मेरी हॉबी भी आ जाए HO। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग में देने की जरूरत नहीं, ये क्योंकि वो की बनी हुई, यहाँ हम सिर्फ पास कर
सही है। तो ये जिंजर टेम्पलेटिंग कहलाती है। ये जेंगो का अपना सिंटेक्स है कि अगर जेंगो से आप फ्रंट एंड पे कोई चीज़ भेजना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे, आप डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसके बीच में उस की का नाम लिख दोगे जिस की के अगेंस्ट की वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। अब हम इसको कर देते हैं सेव, ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें यहाँ पे सैयद शकीब इमरान लिखा हुआ आ रहा है जो कि मैंने भेजा था। 29 एज की वैल्यू आ गई, टीचिंग मेरी हॉबी की वैल्यू आ गई। आप मेरा कोड देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नेम में भेजा था सैयद शकीब इमरान, एज में भेजा था 29, हॉबी में भेजा था टीचिंग। अब ये फ्रंट एंड पे मैंने आके क्या करा कि H1 की जगह नेम कॉल कर दिया तो इसमें नेम की वैल्यू आ गई, H2 में एज कॉल कर ली, एज की वैल्यू आ गई, H2 में हॉबी कॉल कर लिया, हॉबी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपके पास बैक एंड से फ्रंट एंड पे डेटा इस तरीके से आ रहा है। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। अब आप चाहें वैलिडेट करना कि वाकई ऐसा है या नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, खालिद। खालिद, ठीक है, खालिद लिख देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे सेव करूंगा क्योंकि वहाँ पे फ्रंट एंड पे मैंने ऑलरेडी मैप करा हुआ है इसको, तो मुझे यहाँ जरूरत नहीं है। अब जस्ट मैं यहाँ जाके रिफ्रेश कर दूँ, यहाँ देखिए खालिद लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें यहाँ हॉबी की वैल्यू चेंज करते हैं, तो हॉबी मैं प्लेइंग क्रिकेट कर देता हूँ, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसको सेव करा, यहाँ के पेज रिफ्रेश करा तो ये देखिए प्लेइंग क्रिकेट। तो देख रहे हैं, सिर्फ मुझे अब यहाँ से चेंज करना है क्योंकि फ्रंट एंड पर मैंने ऑलरेडी मैप कर दिया कि कौन सी की कहाँ पे नजर आनी चाहिए। तो ये तो मेरे यहाँ पे की हुई है। अब वैल्यू कौन सी नजर आनी चाहिए, वैल्यू क्योंकि मैं फ्रंट बैक एंड से भेज रहा हूँ तो यहाँ जाके मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ मेरे फ्रंट एंड पेज पे वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। तो शकीब भाई, इसको अगर हम एक प्रॉपर कोई जैसे इंडस्ट्री में जो इसको मतलब प्रॉपर नाम क्या होता है, मतलब वी आर पार्सिंग बेसिकली डेटा फ्रॉम HTTP सर्वर टू HTML फाइल, इसको कहते हैं डेटा पार्सिंग। डेटा पार्सिंग। डेटा पार्सिंग इसका नाम है। और उसको आप ऐसे ही सर्च होता है, हाउ टू पास डेटा फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड, हाउ टू पास डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड, इस तरीके से भी आप इसको सर्च कर सकते सही है, सही है। मतलब अभी तक हमने बैक एंड से फ्रंट एंड कर लिया, अब इसमें एक डेटाबेस भी इंक्लूड हो जाएगा तो एक पूरी कंप्लीट चेन हो जाएगी। हैं। बिल्कुल ऐसा ही, एक डेटाबेस भी इंक्लूड कर लो तो आप यहाँ से डेटाबेस में डेटा सेव कर सकते हो। वो मैं करके दिखाऊंगा आपको वो, लेकिन आगे का स्टेप। अब हमारा एक स्टेप रह गया आज के लिए कि हम अपना डेटाबेस कैसे कनेक्ट करें इस प्रोजेक्ट के साथ। तो आ जाते हैं वापसी settings.py में। यहाँ पे डेटाबेस के नाम से कुछ होगा, ये रहा, सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट SQLite कनेक्ट करता है, तो मुझे SQLite कनेक्ट नहीं करना, मुझे MySQL कनेक्ट करना है। तो इसने एक URL भी दिया हुआ ऊपर, आप इस URL को कॉपी करें और अपने ब्राउज़र पे जाके ओपन कर लें, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ गया। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ लिखी हुई है हमारे कोड में, ये रही, ऐसा ही है ना। यस सर। देखिए इसमें क्या चीज़ें चेंज होती है, इंजन चेंज होता है। इंजन बताता है कि मैं डेटाबेस कौन सा यूज़ करूँ। तो यहाँ SQLite है, मुझे SQLite यूज़ नहीं करना, मुझे MySQL यूज़ करना है। तो सबसे पहले MySQL का इंजन यूज़ करना है। हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे को कॉपी कर लें यहाँ से, ये सिंटैक्स, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C करा, इस पूरे को कमेंट कर दें, यहाँ पे कमेंट कर दिया मैंने, सही है। और यहाँ लाके ये पेस्ट कर दें, सही है। ये डिक्शनरी है डेटाबेस के नाम से, वो मैंने कर दिया। बट लेकिन इसमें जो इंजन आया है वो कौन सा है, पोस्टग्रेस आया है। मुझे पोस्टग्रेस यूज़ नहीं करना है, मुझे कौन सा यूज़ करना है, MySQL। तो यहाँ पे आके नीचे इंजन दिए हुए, ये इंजन यहाँ बता रहा है पोस्टग्रेस, MySQL, SQLite और एकल कौन सा यूज़ करना है। मुझे MySQL यूज़ करना है। MySQL कॉपी करा मैंने यहाँ से, Ctrl+C, और सिर्फ ये इंजन वाली लाइन जो है ये, इसको आकर रिप्लेस कर, ठीक है। अब यहाँ पे MySQL है, ये इंजन मेरा सेट हो गया। अब ये नेम, यूज़र, पासवर्ड, होस्ट, कोड, ये क्या चीज़ है ये बात। नेम में हम अपने डेटाबेस का नाम देंगे जो भी हम बनाएंगे। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए पहले मेरे पास XAMPP सर्वर इंस्टॉल हो, तो आप सब ये XAMPP सर्वर अपने पास इंस्टॉल कर लें। आप ये गूगल पे लिखेंगे XAMPP सर्वर तो वो ऑटोमेटिकली आपको वेबसाइट खोल देगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, सही है। उसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है, किसको, अपाची को और MySQL को आगे यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अब जब आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो MySQL के आगे देखें पोर्ट, ये पोर्ट कौन सी बता रहा है, पोर्ट का नंबर क्या है,
3306 3306 तो यहाँ पे आके जो पोर्ट लिखी हुई है इसको चेंज कर दें, इसको आप कर दें 3306, ठीक है। होस्ट आप यही रहने देंगे क्योंकि अभी हम लोकल काम कर रहे हैं, तो लोकल पे बाय डिफॉल्ट इसकी यही आईपी होगी, ठीक है, आप इसको यही रहने देंगे। पासवर्ड मेरे पास, अगर मैं माई सिक्वल अपना एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है, सही है, मेरा डेटाबेस खुल गया, मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं मांगा, तो यहाँ से मैं पासवर्ड कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि मेरे पास कोई पासवर्ड है ही नहीं, सही है, एम्प्टी छोड़ दिया। यूजर बाय डिफॉल्ट मेरे पास यूजर कोई नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो माईसीक्वल का यूजर होता है उसका नाम होता है रूट, ROOT, तो मैं यूजर कर देता हूँ ROOT, ठीक है। और यहाँ आप डेटाबेस, दूसरा आपका डेटाबेस कौन सा जिसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अभी हम डेटाबेस बना लेते हैं, तो मैं यहाँ जाता हूँ न्यू पे, ये दूसरा यहाँ दे रहा है क्रिएट डेटाबेस, अब मैं नाम दे देता हूँ, तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है STMS, ऐसा ही है ना, यस सर। STMS, तो मैं STMS के नाम से एक डेटाबेस बना रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने देंगे और जस्ट इसको क्रिएट कर देंगे, तो देखें यहाँ पे STMS के नाम से एक डेटाबेस आ गया, सही है। अभी इसमें कोई भी टेबल नहीं है, बोला क्रिएट न्यू टेबल, ये एम्प्टी है, डेटाबेस का नाम है STMS, तो अब मैंने जो डेटाबेस का नाम रखा है वो मैं यहाँ जाके चेंज कर दूँ। तो ये जो डेटाबेस बन रहा है बेसिकली ये मतलब हमारे कंप्यूटर में बन रहा है या फिर ब्राउजर में बन रहा है? ब्राउजर में बन रहा है, जैम सर्वर पे बन रहा है। अब ये मेरी अच्छा। पूरी सेटिंग हो गई है, मेरा डेटाबेस का नाम आ गया, यूज़र आ गया, पासवर्ड जो था वो दे दिया, होस्ट जो था वो है लोकल होस्ट के, पोर्ट जो थी वो मैंने दे दी, इंजन जो था वो मैंने सेट कर दिया। इसको अब कंट्रोल एस करके टर्मिनल चलाएं, अगर तो ये एरर होगा तो यहाँ पे कोई एरर दे देगा, देखा अभी भी मुझे दे रहा है डिड यू इंस्टॉल माई सिक्वल क्लाइंट, क्योंकि माई सिक्वल को चलाने के लिए हमें माई सिक्वल क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसको कंट्रोल C करके स्टॉप करें और यहाँ पे कमांड लिखें पिप इंस्टॉल MySQL client, ठीक है, पिप इंस्टॉल MySQL client, ठीक है, इसको इंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे ये कह रहा है, अच्छा देखिए मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, क्लाइंट का CL आता है, ठीक है, तो मैंने MySQL client, देखिए मुझे बोल भी रहा था नो मैचिंग फाउंड MySQL साइंड, तो स्पेलिंग चेक कर लेगा, ठीक है, MySQL क्लाइंट करा तो अभी इसको उसने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया, देख रहे हैं यहाँ पे MySQL क्लाइंट इंस्टॉल हो गया। अब जब इंस्टॉल हो गया है तो अब ये मेरे पास चल जाएगा, अब मैं दोबारा चलाता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर, ये मेरे पास चल जाएगा, तो ये देखें मेरे पास चल गया, मतलब मेरा डेटाबेस भी सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है मेरे इस जेंगो प्रोजेक्ट के साथ। अब हम यहाँ पे करते हैं दो काम, ये देखें यहाँ पे मैसेज दे रहा है, जरा मैसेज कोई पढ़ेगा मेरे लिए। You have 18 unemployed migrations. Your project may not work properly until you apply the migration for apps, admin, auth, content type, sessions. ठीक है, अच्छा ये जो एप्स है ना एडमिन और कंटेंट टाइप सेशंस, ये बाय डिफॉल्ट जेंगो की है, ये आपको नजर भी नहीं आएगी, बाय डिफॉल्ट जेंगो की है, सही है। तो अब जेंगो की जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है ना उसके इसने मॉडल्स बनाए हुए, उसके इसने मॉडल्स बनाए हुए, अब मॉडल्स तो बने हुए हैं लेकिन जब तक मैं उसको माइग्रेट नहीं करूंगा तो मेरे डेटाबेस में वो टेबल्स नजर नहीं आएंगे मुझे, सही है। तो मुझे सबसे पहले उनको माइग्रेट करना पड़ेगा अपने डेटाबेस में, ठीक है, तो इसकी कुछ कमांड्स होती हैं। अभी आप देख रहे हैं अगर मैं आपके सामने डेटाबेस खोलूँ STMS, इसको मैं रिफ्रेश भी कर दूँ तो अभी देखें यहाँ पे एम्प्टी है, डेटाबेस यही खुला हुआ है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं यहाँ पर, सही है। अब इसकी कोई कमांड है, मैं कमांड चला दूँ python manage.py make migrations, याद होगा आपको जेंगो एडमिन जब मैंने लिखा था तो जब मैंने आपको बताया था मैं कुछ कमांड चलाऊंगा, मेक माइग्रेशंस भी वहां पे थी, तो देखा अभी मैं चला रहा हूँ मेक माइग्रेशन। अच्छा मेक माइग्रेशन करती क्या है, मेक माइग्रेशन आपने जितनी भी एप्लीकेशन अभी बनाई है, अभी जितनी भी एप्लीकेशन बनाई है उसके मॉडल्स वाली फाइल्स में जाके चेक करते हैं कि आपने यहाँ पे कोई नया टेबल बनाया है या नहीं, तो देखें यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो मतलब नहीं बना हुआ, ठीक है। हमारी मेन एप्लीकेशन में मॉडल्स नहीं होता, लेकिन जो हमने उसके बाद बनाई है अकाउंट्स वाली उसमें मॉडल्स कुछ भी नहीं बना हुआ, तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे क्या करेगा, मैसेज देगा नो चेंजेस फाउंड, सही है, या नो चेंजेस डिटेक्टेड, कुछ ऐसा मैसेज देगा। बट पाइथन की जो डिफॉल्ट टेबल्स है वो बने हुए, उनकी माइग्रेशंस बनी हुई है,
ठीक है। मेक माइग्रेशन क्या काम करता है, आपके मॉडल्स वाली फाइल, हर एप्लीकेशन की मॉडल्स वाली फाइल में जाके चेक करेगा कि कोई नया मॉडल आपने बनाया या नहीं बनाया। अगर तो बनाया होगा तो एक फाइल जनरेट कर देगा, आपको बता देगा फाइल का नाम ये है, जिसमें आपका नया मॉडल अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम फिर करते हैं माइग्रेट। तो मेक माइग्रेशन पहले ये चेक करता है कि हमने कोई चेंजेस की है या नहीं है, या मेरे मॉडल्स में कोई चेंजेस हुई है या नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे आंसर दे रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड। सही बात है, मैंने मॉडल्स में कुछ बनाया नहीं, लेकिन एडमिन, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट टाइप, सेशन, ये जेंगो के डिफॉल्ट है, इनकी माइग्रेशंस बनी हुई है पहले से। ये नई वाली चेक कर रहा है, जो मैंने नए क्लासेस बनाई है, नई एप्लीकेशन बनाई है, उसमें कुछ चेंजेस की है मैंने, मॉडल्स बनाया या नहीं बनाया, तो मैंने उसमें कुछ नहीं बनाया। बट लेकिन इसके बाद एक और कमांड चलती है, पाइथन मैनेज डॉट बाय माइग्रेट। ठीक है। मेक माइग्रेशन पहले चलती है, जो कि चेक करती है, डिटेक्ट करती है कोई नई चेंजेस हुई है नहीं है। उसके बाद कौन सी कमांड चलती है, माइग्रेट की, पाइथन मैनेज डॉट बाय माइग्रेट। ये क्या करेगा, इनके जितनी भी माइग्रेशंस की फाइल बनी हुई सबकी सबको उठा के मेरे डेटाबेस में बना देगा, और उस माइग्रेशन की फाइल से टेबल्स बनते हैं। सही है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये देखें, इस चल अप्लाइंग अप्लाइंग अप्लाइंग, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट टाइप, एडमिन, इसने सारी माइग्रेशन अप्लाई कर दी। सही है। अब आ जाए अपने डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश करें जस्ट आप, तो देखें यहाँ पे आपके सारे टेबल बने हुए आ गए, ऑथेंटिकेशन ग्रुप, एडमिशन, ऐड यूजर, जेंगो सेशन। तो ये जेंगो के डिफॉल्ट मॉडल है, जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना शुरू होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। यस सर। अब इसमें इसके अपने टेबल्स बने हुए हैं, नॉर्मली हम ये यूज नहीं करते, इसको रहने दें, ये आना लाजमी है। सही है। तो अभी तक हम रखते हैं आज यहीं तक कि हम माइग्रेशंस करके किस तरीके से डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। शकीब भाई बस इन दो कमांड्स का डिफरेंस एक बार क्लियर करते हैं, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। मेक माइग्रेशन चेक करती है कि मेरे मॉडल्स की फाइल में कोई नए मॉडल बने, मॉडल से मुराद कोई टेबल बनाया नया, तो अभी मैंने कोई टेबल बनाया नहीं, तो उसने बोला नो चेंजेस डिटेक्टेड। सही है। लेकिन जो पुराने बने, और माइग्रेट की कमांड क्या करती है, माइग्रेट की कमांड डेटाबेस में जाके मेरे जितने भी माइग्रेशन होगी उसको जाके इफेक्ट कर देती है, इम्प्लीमेंट कर देती है। समझ आई बात। ठीक है, इसका मतलब हम अगर कोई मॉडल यहाँ पे बनाते हैं मॉडल्स डॉट पाई में, तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए माइग्रेट करना ही पड़ेगा। पहले मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा, मेक माइग्रेशन करेंगे और फिर माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट। ठीक है। अच्छा ये मेक जैम, माइग्रेशन आपकी एक डेटाबेस की फाइल बना देगी, वो फाइल जाके इफेक्ट हो जाएगी मेरे डेटाबेस में जब मैं माइग्रेट चलाऊंगा। ठीक है सही है। अच्छा ये जैम सर्वर जब हम कर लेंगे तो जिस इसका थोड़ा सा आपने बताया ही नहीं शायद, या बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा डेटाबेस ओपन किस तरह से होगा जैम से। रैम सर्वर आप कर लेंगे, उसके बाद आपने ये दो सर आप लोकल होस्ट से बाय किया, हम भी यूज कर सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं, लोकल होस्ट। समझा ना मैं, लोकल होस्ट। सर ये आपने फ्री की है ना, ये बाय की है लोकल होस्ट, ये गूगल से वैसे हम यूज कर सकते हैं। ये फ्री डेटाबेस है, फ्री। ये आप फ्री है, ये जैम सर्वर से ही चलेगा। ये मैं लिंक भी दे देता हूँ, आप लोग ये लिंक खोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, पर लेकिन मैं उससे वही पहले उससे पहले अपने पास जैम सर्वर इंस्टॉल कर लिएगा। जैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे, देन ये काम ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये अपाचे और माइस्क्यूल इंस्टॉल करेंगे बस, और नहीं जी सर करेंगे। जी, बस आप जैम सर्वर इंस्टॉल कर लें, अपाचे उसके साथ ही है, और सिर्फ ये दोनों आपने स्टार्ट करना है बस। ठीक है। अच्छा ये जो डेटाबेस बन रहा है ये माइस्क्यूल का, इसकी कितनी मेमोरी होती है, कितना बना सकते हैं हम इसमें डेटा? देखिए 25-26 GB होती है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, अच्छा इसकी सेटिंग्स की फ्लेक्सिबल बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये जो सारा डेटा हो रहा है ना, ये आपके लोकल सिस्टम में भी सेव हो रहा है। इसका मतलब हमारी बेसिक एप्स अगर हम बनाना चाहते हैं किसी रियल पर्पस के लिए, तो उसके लिए तो काफ़ी है इतना डेटाबेस आई गेस। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से चलेगा, जितनी स्पेस होगा उतना अच्छा चलेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक सर है। जी, जी, आपने बताया कि आप सिर्फ माईसीक्वल इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी कोई खास बात है? माई मोस्ट कॉमनली यूज होता है। पोस्टग्रेस आप एक डेटाबेस कर लो, उसके साथ सिमिलर है सारे,
MySQL हम यूज़ करेंगे, आप उसके साथ पोस्टग्रेस बाद में यूज़ करना चाहो। पोस्टग्रेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है यूज़ करने में ना इनिशियल फेज, तो इसलिए पहले एक डेटाबेस जो इजी है वो आप यूज़ कर लो, उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। जी सर। और ऐसी नहीं है MySQL यूज़ नहीं होता, मेरे सारे प्रोजेक्ट में मैं MySQL ही यूज़ करता हूँ, सही ना। जो मेरा लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी MySQL ही हम मोस्ट प्रॉब्ली प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिलायबल है। ओके। आगे एडवांस आप डेटाबेस में जाओगे तो फिर आप आगे NoSQL भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, वो तो फिर आस्ते आस्ते जब सीखोगे तो यूज़ करोगे। ठीक है गाइस, जी सर। आज